देखिए, जो हमारा एक्ट, जो आज का हमारा टॉपिक बनेगा वो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, यानी वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। इसके साथ साथ हमने जो आपको पढ़ा रहे हैं वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसके साथ ही हम पढ़ा रहे हैं, और चूंकि ये भी एक इसी का ही पार्ट है इसलिए हम इसको साथ साथ लेके चलेंगे, और उससे संबंधित जो भी हमने जो नॉर्मल बातें थी वो बता दी है। इसके अलावा हम जो एक्ट है इसको शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अंदर पहले क्या था, वस्तु बिक्री से संबंधित जो भी प्रावधान थे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ही शामिल होते थे। लेकिन उसके बाद में क्या किया, वस्तु बिक्री अधिनियम बना 1930, सेल्स एंड गुड्स एक्ट, जिसके अंदर जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था उसका अध्याय 7 के अंदर सेक्शन 76 से 123 तक के जो सेक्शन थे उन सेक्शनों को अलग कर दिया गया, और एक अलग से जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना, अलग से जो सेल्स एंड गुड्स एक्ट बना दिया 1930, जिसे 1930 के अंदर कवर कर लिया गया। भारत में जो अध्याय 7 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो अध्याय 7 थे उसके अंदर जो कुछ नियम बना रखे थे वस्तु और बिक्री से संबंधित, वस्तु बिक्री से संबंधित, वो नियम क्या है, वो पूर्ण नहीं थे। इंडियन सेल्स करने के लिए इंडियन वो भारत के अंदर जो भी वस्तु को सेल किया करते थे उससे के लिए जो नियम बनने चाहिए वो कंप्लीट नहीं थे वहाँ पर, इसलिए उनमें कुछ सुधार करना था, और सुधार करने के साथ साथ कुछ नए नियम भी जोड़ने थे। तो इसलिए उन्होंने इस एक्ट में सुधार करने की बजाय एक अलग से एक्ट निकाल कर रख लिया। वो एक्ट बना वो सेल्स एंड गुड्स एक्ट 1930, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जो ये एक्ट बना वो 1 जुलाई 1930 से संपूर्ण भारत पर लागू हो गया, और 1 जुलाई 1930 को यह एक्ट बनकर उभर कर आया। पहले शुरुआती दौर में इस अधिनियम में सेल्स एंड गुड्स को बताया गया, और इसमें इंडियन सेल एंड गुड्स एक्ट जो 1930, मतलब जो शुरुआती दौर में जो एक्ट यह बना था 1930 में, इसका शुरुआत में नाम था इंडियन सेल्स एंड गुड्स एक्ट 1930, यानी भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, जो कि एक अंग्रेजों के जमाने का था। 1930 निश्चित बात है, भारत आजाद नहीं हुआ था उस टाइम, तो 1930 अंग्रेजों के जमाने में उसने अंग्रेजों ने जो बनाया था, तो अंग्रेजों ने जो भी एक्ट बनाए थे उसके आगे इंडिया नाम को हमेशा जोड़ा था। जो इंडियन सेल्स एंड गुड्स एक्ट 1930 बना, उसके बाद जब भारत आजाद हुआ तो 22 सितंबर 1963 को इसमें एक संशोधन भी किया गया, कुछ संशोधन, नियमों में संशोधन किए गए, और उसके बाद इसमें जो सेल्स एंड गुड्स एक्ट 1930 कर दिया गया, इस एक्ट का नाम को, अर्थात इंडिया शब्द को यहां से हटा दिया गया। और फ्रेंड्स, कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो इंडियन वो सेल्स एंड गुड्स एक्ट है, इसके अंतर गुड्स जो सेल करने के लिए एक गुड्स होना चाहिए, यानी माल होना चाहिए। माल के अंदर किस किस चीज़ को शामिल किया गया, तो देखिए सेल एंड गुड्स एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 2 के अंतर्गत माल की परिभाषा दी गई है, जिसमें बताया गया है कि सेल्स के अंदर सभी चल संपत्ति यानी मूवेबल असेट्स को शामिल किया गया है, और जो भी 2 तरह की मूवेबल असेट्स को यहाँ पे छोड़ दिया गया है, अर्थात वो है तो मूवेबल असेट्स, लेकिन इसको मूवेबल असेट्स के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। वो कौन कौन सी है, एक तो इंटेलेक्चुअल क्लेम, मतलब कार्रवाई के दावे, जैसे लॉटरी, किसी की लॉटरी लग जाती है, वो लॉटरी की जो मनी होती है, जो लॉटरी के जो टिकट होते हैं, वो एक तरीके से होती तो संपत्ति है, प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इसको इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। किसके अंतर्गत, यहाँ पर इन सेल्स एंड गुड्स जो एक्ट है इसके अंतर्गत इस मूवेबल एसेट्स के अंदर इसको शामिल नहीं किया गया। कुछ मनी से संबंधित, जैसे स्टॉक, शेयर के जो स्टॉक होते हैं, मतलब शेयर बाजार के जो शेयर होते हैं, वो बढ़ती हुई फसल और ऐसी जो मूवेबल असेट्स है, इसको भी इसके अंतर गुड्स के अंदर शामिल नहीं किया गया। किसमें, सेल्स एंड गुड्स एक्ट के अंतर्गत जो मूवेबल असेट्स के अंदर शामिल नहीं किया गया। मतलब फ्रेंड्स, ये होती तो मूवेबल असेट्स ये, लेकिन इसको इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर क्रेता बताया गया है, मतलब क्रेता का अर्थ जो खरीदता है या खरीदने को राजी होता है, और विक्रेता का अर्थ यहाँ पे जो बेचता है या बेचने को राजी होता है उसे विक्रेता कहा गया है। और जो भी हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये जो भी अनुबंध करेंगे, उसके बीच में क्रेता भी शामिल होगा और विक्रेता भी शामिल होगा, मतलब एक बेचेगा तो एक खरीदेगा। इसके अलावा यहाँ पे विद्वान वस्तु का मतलब यहाँ पे जो अस्तित्व में है, अनुबंध करने के लिए जो वस्तु से संबंधित हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें जो वस्तु अस्तित्व में होगी उसे हम विद्वान वस्तु कहते हैं।
दूसरी होती है भावी वस्तुएं। भावी वस्तुओं के अंतर्गत देखिए फ्रेंड्स, भावी वस्तुएं जो जिसका अनुबंध तो हो गया लेकिन भविष्य में उसको जो सेलर होगा, जो विक्रेता होगा, वो विनिर्मित करेगा, मतलब बनाएगा उसे। इस प्रकार से ये कुछ परिभाषा दी गई है। अब फ्रेंड्स हम समझते हैं जो इंडियन सेल्स एंड गुड्स एक्ट है, इसके अंतर्गत जो क्या है हमारा ये सेल्स एग्रीमेंट बनता है। सेल्स एग्रीमेंट जो बनता है फिलहाल तो एक तो सेलर के बीच बनता है और एक बायर के बीच में बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस चार्ट से हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जो सेलर होता है, जो बायर होता है, मतलब सेलर कि बायर को कोई वस्तु बेचता है, मतलब माल गुड्स का हस्तांतरण करता है, तो बायर उसको क्या देगा, प्राइस देगा। यहाँ पर प्राइस देगा किसका, जो गुड्स दिया है उसके बदले में प्राइस का भुगतान करेगा। और जो सेलर होगा उसे क्या करेगा, माल का हस्तांतरण करेगा, माल का हस्तांतरण करेगा। माल कौन सा होगा, मूवेबल असेट्स यानी चल संपत्ति ही होगी। दूसरा जो हस्तांतरण होगा वो हस्तांतरण दो प्रकार से होगा, या तो इमीडिएटली यानी तुरंत माल का हस्तांतरण हो जाएगा जिसे हम बिक्री का अनुबंध भी कहते हैं, और एक या फिर होगा वह एट फ्यूचर टाइम में, फ्यूचर डेट को, जिसके लिए हम एग्रीमेंट टू सेल करेंगे, मतलब उसके सेल्स का एग्रीमेंट करेंगे। आइए फ्रेंड्स इसको समझते हैं। सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल्स के बाद सेल्स में जो अंतर है उसमें देखिए, सेल्स में जो होगा वह बिक्री के समय ही वस्तु का हस्तांतरण कर दिया जाएगा, मतलब वस्तु जब बेचेंगे उसी टाइम वस्तु का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के अंतर्गत क्या होगा, जब माल की बिक्री के समय वस्तु के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जाता, मतलब जो माल को बेचते हैं, जो हम एग्रीमेंट करते हैं उस टाइम वस्तु का हस्तांतरण नहीं किया जाता है, बल्कि भविष्य में किसी तारीख को किया जाता है। वस्तु और सामान्यतः बिक्री के समझौता जो होता है उसमें वस्तु और बिक्री कीमत दोनों का ही भुगतान भविष्य में किया जाता है, मतलब एग्रीमेंट बना दिया जाता है। एग्रीमेंट के अंतर्गत जब वस्तु का मूल्य का भुगतान कर दिया जाता है तब वस्तु को भी दे दिया जाता है और उसकी ओनरशिप को भी ट्रांसफर कर दिया जाता है कि अब यह बायर की हो चुकी है। एग्रीमेंट टू सेल का समझौता है वह सेल बन जाता है कब, जब एग्रीमेंट टू सेल की जब जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको पूरा कर दिया जाता है। एग्रीमेंट टू सेल की जो भी कंडीशन बनती है एक बायर और एक सेलर के बीच में, जो भी एग्रीमेंट टू सेल की कंडीशन बनती है वो पूरी हो जाती है, तो उस टाइम हमारा एग्रीमेंट टू सेल का जो हमारा नियम, जो एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट है वह सेल में कन्वर्ट हो जाता है। बिक्री का अनुबंध करते समय निम्नलिखित बातों का समावेश होना चाहिए। कौन कौन सा, बिक्री का जब अनुबंध करते हैं तो हम कम से कम दो पक्षों का होना चाहिए, एक क्रेता जिसमें और एक विक्रेता होगा, मतलब एक क्रेता और एक विक्रेता के बीच में ही बिक्री का जो समझौता होना चाहिए। माल का स्वामित्व का हक तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा या माल पहले चला जाएगा और पैसा बाद में दिया जाएगा। इस स्थिति में क्या होगा, एग्रीमेंट टू सेल लिखा जाएगा। अनुबंध करते समय सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंतर बताए गए जो संबंध है उनका होना जरूरी है। एग्रीमेंट सेल के अंतर्गत क्या होगा, सेल्स एंड गुड्स के अंतर्गत कुछ नियम बताए गए हैं उनका होना उसके अंतर्गत जरूरी है। बिक्री का अनुबंध लिखित या बोलकर दोनों प्रकार से किया जा सकता है, मतलब बोल के भी किया जा सकता है बिक्री का अनुबंध और लिख के भी किया जा सकता है। वो सारे अनिवार्य तत्व जो वैध अनुबंध के लिए जरूरी होते हैं वो सभी इसके अंतर शामिल होने चाहिए। जो भी हमारे सारे जो अनिवार्य तत्व होते हैं एक वैध अनुबंध के, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, जो अगली वीडियो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें हम बताएंगे उसके बारे में कि वैध अनुबंध के लिए कौन कौन से आपके नियम होने चाहिए। वो सभी एक हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एग्रीमेंट टू सेल उसके अंदर भी होने चाहिए, जिसमें नॉर्मल सी बात है, एक तो आपका जो होता है वह जो एग्रीमेंट कर रहे हैं वह सामने वाली पार्टी पागल ना हो, समझने अपना निर्णय लेने में स्वयं सक्षम हो, इस प्रकार के कुछ नियम होते हैं वो होने चाहिए। बिक्री और बिक्री का समझौता के बीच में जो अंतर है उसके बारे में हम स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिक्री जो होती है उसमें जो देखिए बिक्री के अंदर संपत्ति का तुरंत खरीदार के पास चल जाती है, जो खरीदने वाला व्यक्ति है उसके पास बिक्री के अंदर क्या होता है, उसने माल की कीमत का भुगतान किया और माल को क्रेता क्या करता है, जो क्रेता के पास तुरंत आ जाती है विक्रेता से माल। और बिक्री के समझौते के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंदर खरीदार को भविष्य की तारीख या किसी शर्तों को पूरा करने पर वस्तु को हस्तांतरण किया जाता है। मतलब एग्रीमेंट लिख दिया, उसमें जो शर्त बनी
कि भाई तुम जितना परसेंट भुगतान कर दोगे उसके बाद मैं वस्तु का भुगतान करूंगा, या फिर पूर्ण भुगतान कर दोगे उसके बाद जो सेलर है वह बायर को वस्तु देगा। इस प्रकार से एग्रीमेंट टू सेल होता है और जो सेल की जो शर्त हो जाती है तभी वस्तु का यहाँ पर हस्तांतरण किया जाता है। आगे आते हैं। जो बिक्री होती है यह एक निष्पादित अनुबंध है, अर्थात वह अनुबंध जिसके लिए प्रतिफल का भुगतान किया गया है। मतलब इसमें बिक्री के अंदर प्रतिफल यानी वस्तु की कीमत का भुगतान पहले ही कर दिया गया है, इसलिए यह कौन सा अनुबंध कहलाता है? निष्पादित अनुबंध। जबकि यह जो एग्रीमेंट टू सेल है वह एक निष्पादन अनुबंध है जिसके अंदर बेचने का समझौता यानी भविष्य की किसी तारीख को भुगतान किया जाना होता है। बिक्री के अंदर फ्रेंड्स देखिए होता क्या है, बिक्री के अंदर क्रेता को वस्तु के मूल्य के लिए न्यायालय में ले जा सकता है। मतलब बिक्री के अंदर क्या होगा, क्रेता जो होगा, जो वस्तु को खरीदने वाला है, वह वस्तु के मूल्य के लिए न्यायालय में ले जा सकता है अगर वस्तु खराब निकलती है, क्योंकि उसने उसका भुगतान भी कर दिया गया है, पूर्ण भुगतान कर दिया है। इसलिए वह वस्तु की कीमत या वस्तु खराब होने पर वह क्या जा सकता है, न्यायालय में जा सकता है उसकी चुनौती देने के लिए। लेकिन यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल के अंतर्गत जो पीड़ित पक्ष है वही नुकसान के लिए मुकदमे में जा सकता है। पीड़ित पक्ष में मतलब फ्रेंड्स देखिए, राम ने श्याम को माल बेचा, तो राम ने श्याम को माल बेच दिया, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के तहत बेचा, जिसमें कहा गया कि जब तक एग्रीमेंट टू सेल में क्या किया, माल तो बेच दिया लेकिन अभी भी वस्तु किसके पास है, राम के पास है। और श्याम ने क्या किया, उसका 10% भुगतान किया मात्र, लेकिन राम ने एग्रीमेंट टू सेल में कहा जब तक 50% मूल्य का भुगतान नहीं किएगा वस्तु का, जब तक राम श्याम को वस्तु नहीं देगा। तो श्याम ने क्या किया, वही वस्तु किसी ने सस्ते दाम पे दूसरे ने दी, तो उसने दूसरे से वह वस्तु खरीद ली, लेकिन अभी राम को 10% भुगतान देने के बाद भी वह श्याम क्या प्रॉफिट में जा रहा था, इसलिए उसने किसी थर्ड पर्सन से वह वस्तु ले ली। लेकिन राम ने क्या किया, उस वस्तु को श्याम के लिए रिजर्व करके रख रखा था, लेकिन बाद में जब श्याम से मुलाकात होती है तो उसने कहा मैंने तो वस्तु ले ली, तो उसने कहा मैंने 10% भुगतान कर दिया, तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी राम ने वह रिजर्व कर रखी थी, लेकिन वह वस्तु किसी थर्ड पार्टी को वह ऊंचे दाम में बेच सकता था, कौन, राम भी, लेकिन उसने नहीं बेची श्याम के लिए। तो वह यहाँ पर नुकसान हो गया किसका, राम का, जो सेलर है उसका नुकसान हो गया। तो इस समय वह पीड़ित पक्ष कौन बना, वह जो सेलर है वह, तो वह अपना नुकसान के लिए श्याम के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। आगे आता है, जो सेल होता है वह बिक्री के मामले में माल खराब हो जाता है या हानि हो जाती है तो खरीदार देता होगा, क्योंकि खरीदार के पास है माल। मतलब जो बिक्री होती है उसमें जो आपका जो सेलर है उसने माल, जो क्रेता जो बायर है उसको दे दिया और बायर ने माल की कीमत का भुगतान सेलर को कर दिया, तो खरीदार जो माल खराब निकलता है तो वो खरीदार खुद दे होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसको खुद को देख परख कर खरीदना चाहिए था। तब तक वस्तु अगर सेलर के पास है, जब तक वह सेलर उसका जिम्मेदार होगा, लेकिन सेलर के पास से वस्तु बायर के पास पहुंच चुकी है, मतलब खरीदार के पास पहुंच चुकी है, तो वह स्वयं उसका देता होगा, वही उसकी हानि का नुकसान भरौती करेगा। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के अंतर्गत क्या होता है, जो बेचने का समझौता के अंदर माल खराब हो जाने पर हानि हो जाने की दशा में विक्रेता देता होगा, क्योंकि माल विक्रेता के पास ही है। अगर विक्रेता के पास यहाँ पर एग्रीमेंट टू सेल के अंतर्गत पूरी कीमत का भुगतान नहीं करने के कारण वस्तु क्या है अभी सेलर के पास ही होती है, और सेलर अगर उसमें वस्तु सेलर के पास होने पर वह खराब हो जाती है तो विक्रेता स्वयं इसका जिम्मेदार होगा, मतलब सेलर खुद इसका जिम्मेदार होगा। आगे आते हैं, बिक्री के अंदर विक्रेता माल को फिर से नहीं बेच सकता। मतलब बिक्री के अंतर्गत जो विक्रेता सेलर जो है वो क्या करेगा, माल को दे दिया, बायर ने अपनी कीमत का भुगतान किया सेलर को, तो सेलर ने उस कीमत के बदले उसको वस्तु दे दी, तो वह वस्तु अब बायर के पास पहुंच चुकी है। बायर उसको बेचे चाहे कुछ भी करे, लेकिन सेलर उसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि माल उसके हाथ से निकल चुका है। लेकिन विक्रेता के अंदर जो
एग्रीमेंट टू सेल है उसके अंतर्गत क्या होगा फ्रेंड्स, जो सेलर के पास ही अभी वस्तु रखी हुई है क्योंकि उस बायर ने अभी तक वस्तु की कीमत का भुगतान नहीं किया है, अगर कल के दशा में सेलर उस वस्तु को नहीं लेता है तो वो बायर उस वस्तु को नहीं लेता है तो सेलर उस वस्तु को किसी थर्ड व्यक्ति को बेच सकता है। इस प्रकार आपका एग्रीमेंट टू सेल और सेल्स के अंतर्गत आप डिफरेंस कर सकते हो, मतलब अंतर कर सकते हो। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसका वीडियो पार्ट नंबर 2 नेक्स्ट डे डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।